उस काले धुएं ने चरण सिंह को हवा में उठा गले से पकड़ रखा था। बख्श दे मुझे बख्श दे। कहते हुए चरण सिंह रोते हुए हाथ जोड़कर उस काले धुएं के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वहीं ये सुनते ही काले धुएं में उड़ती उस आत्मा ने जोर से चरण सिंह को नीचे फेंक दिया और हंसते हुए बोली, बख्श दूं? क्या तूने बख्शा था मुझे चरण सिंह? नहीं ना? कहते हुए काला धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा। चरण सिंह असहाय हो गिड़गिड़ाया, जान दे, देख मरने वही क्या जो तू चाहती थी। चरण सिंह के इस विलाप पर बगैर तरस खाए वो आत्मा हंसते हुए बोली, वो तो बस एक विकर्षण था चरण सिंह, एक विकर्षण, एक छलावा। इधर खेतों से होते हुए पश्चिम के खंडहरों की तरफ तेजी से बढ़ती रानू ने सावधानी से अपने आसपास देखा और अपने पल्लू में छुपे श्रावणी के उस जिंदा उबलते खून को फिर एक बार कुटिल मुस्कान के साथ देख कहा, एक विकर्षण, ध्यान का भटकाना ही तो था वो सब कुछ। असली खेल तो अब शुरू होगा। कहती हुई रानू अपनी जीभ उखाड़ती हुई एक बड़े खंडहर की ओर बढ़ने लगी। वहीं इधर महल में क्या? पीड़ा और गुस्से में राजा नरेंद्र सिंह चिल्लाए। उनकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो चुकी थी, मगर सामने आचार्य आग्नेय थे। उसे ये सजा देनी जरूरी थी नरेंद्र सिंह। आग्नेय अपने भावहीन चेहरे के साथ कक्ष में जलती मशाल को देखते हुए बोले, जिस पर नरेंद्र सिंह गुस्से में दांत पीसकर चिल्ला उठे, उसे नहीं, उन्हें। वो हमारे लिए क्या है ये मत भूलिए आचार्य आग्नेय। कहते हुए नरेंद्र सिंह की आंखों में आंसू भर आए। आपने उन्हें आग में झुलसाकर किसी अनजानी जगह में कैद कर दिया। क्यों जलाया? इस पर आपका तर्क है कि वो समय के किसी छोर पर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अरे कौन सा समय, कौन सा छोर? ये सब मन घड़ंत बातें करके आप किसको और क्यों डरा रहे हैं आचार्य? क्या आपने देखा है समय का कोई दूसरा छोर? नहीं ना? फिर क्यों जलाया इसका जवाब नहीं। और किस जगह जलाया उसे गुप्त रखने पर आपका तर्क ये है कि इससे हमारे भावनगर को खतरा है। क्या सारे खतरे हमारे इस राज्य पर ही उमड़ पड़े हैं अचानक, या हमने पूरी दुनिया के सारे खतरों की जिम्मेदारी उठा ली है आचार्य? हमें तो शक होने लगा है कि इस वक्त भावनगर पर असल में राज है किसका? कौन अपनी मनमानी चला रहा है इस समय? महाराजा नरेंद्र सिंह ने पहली बार आचार्य आग्नेय से इस तरह अपमानजनक बात कही थी। उन्होंने क्या, किसी ने भी पहली बार उनसे इस तरह बात की थी। राजा नरेंद्र सिंह के इस बात से क्रोध में तप कर लाल हुए आचार्य ने अगले ही पल अपने गुस्से को शांत कर कहा, राजन, दुनिया के समस्त खतरों का आमंत्रण तो आपने स्वयं ही उस दिन दे दिया था जब आपने उस मायावी जंगल में अपना संयम खोया था। तब आप अपनी इंद्रियों के वश में थे और आज आप अपने क्रोध और अहंकार के वश में हैं। ये भी भूल गए कि अपने गुरु से किस प्रकार बात करते हैं। शायद हमारी शिक्षा में ही कुछ कमी रही होगी, जिसके प्रायश्चित स्वरूप हम साधना करेंगे और जल्द ही इस राज्य से दूर चले जाएंगे। मगर आचार्य, महामंत्री कुषाण ने बात को संभालना चाहा, मगर आचार्य आग्नेय अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए गुस्से में कक्ष से बाहर निकल आए। महाराज, अगर आचार्य, कुषाण अब नरेंद्र सिंह को समझा आचार्य को रोक लेना चाहते थे, मगर नरेंद्र सिंह भी कुषाण की कोई भी बात सुने बगैर अपने कक्ष की ओर चल दिए। इधर चट्टानों के बीच ध्यान में बैठे राय बहादुर अपनी ध्यान साधना से इस अजीब जगह का रहस्य, समय के इस छोर का राज जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं श्रावणी तड़पती हुई जमीन पर पड़ी थी। उसका पूरा बदन कड़कती धूप सा तप रहा था। उसका चेहरा गर्मी से लाल पड़ चुका था। उठना तो दूर, राय बहादुर को पुकारने तक की भी उसमें शक्ति नहीं बची थी। वो राय बहादुर को ध्यान से जगा देना चाहती थी, मगर ऐसा करने में वो असमर्थ थी। इधर गुस्से में लाल आचार्य आग्नेय अपनी कुटिया में पहुंचते ही सीधे अपने ध्यान कक्ष की ओर आ गए। मंत्रों से भरे इस कक्ष में हर ओर गूंजते मंत्रों की मध्यम ध्वनि बह रही थी।
इस अंधेरे कक्ष में जहां तहां नरमुंड भयानक पशु पक्षियों की खाल, उनके शरीर की हड्डियां, हवन कुंड, लाल और सफेद रंग से बनी अजीबोगरीब आकृतियां फैली पड़ी थीं। आग्नेय ने गुस्से से हवन कुंड की ओर देखा और यज्ञ की लकड़ियां अपने आप जलने लगीं। आग्नेय ने अब जमीन की ओर देखा और अचानक लाल रंग की सांप की आकृति जमीन पर रेंगती हुई उभर आई। आचार्य साधना पर बैठने ही वाले थे कि तभी, रुक जाइए आचार्य, कुषाण ने पीछे से परेशान हो पुकारा। आचार्य पलटे। मैं मानता हूँ इस वक्त महाराज स्पष्टता से सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं, भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि पर संदेह करना, आपके समय के विभिन्न छोरों की व्याख्या को एक खोखला ढकोसला बताना, इस सूर्य को रात कहने जैसा है। पर इसलिए आप ये मत कीजिए। भावनगर में सुशासन रखने के लिए आपके ज्ञान और संरक्षण की बहुत जरूरत है आचार्य। कुषाण का यह निवेदन सुन आचार्य आग्नेय का क्रोध कुछ शांत हुआ। कुषाण की तरफ बढ़ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आचार्य बोले, कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कुषाण की, क्या भावनगर की सत्ता नरेंद्र सिंह को सौंपकर हमने सही किया, या हमें अपने दूसरे शिष्य कुषाण पर अधिक विश्वास करना था? आंखों में आंसू लिए कुषाण ने कहा, आपके कोई भी फैसले गलत नहीं होते आचार्य। जरूर आपके इस निर्णय के पीछे भी भविष्य के गर्भ में कुछ बड़ी योजना छुपी होगी। पर आप जो कह रहे थे कि कोई समय के दूसरे छोर से यहाँ हमारे भावनगर में आ पहुंचा है, वो क्या? हम तुम्हारा कौतूहल समझ सकते हैं कुषाण, आग्नेय ने बीच में ही टोकते हुए कहा। नरेंद्र सिंह ये माने या ना माने, मगर सत्य इससे बदलता नहीं। आचार्य गंभीर मुख मुद्रा लिए झोपड़ी वाली उस भयावह स्त्री को याद कर बोले, उसने मुझसे खुद कहा था कुषाण, मैंने कहा था ना वो आएगा। वो आ गया है आग्नेय, वो आ गया है। भयानक स्त्री की उस बात को याद कर आचार्य आग्नेय के त्रिपुंड लगे ललाट पर चिंता के बादल घिराए। उसे मार पाना या खत्म करना असंभव है कुषाण। उसकी नियति पहले से ही लिखी जा चुकी है और इसीलिए समय के उस छोर से भावनगर की इस धरती पर आए उस खतरे को कमजोर करने के लिए हमने उस झोपड़ी के नीचे उसे आग के हवाले कर दिया। कौन आ गया है आचार्य? किसके आने पर वो चीख चीख कर नाच रही थी? आखिर किस बात से खुश है? लाल र कहते हुए कुषाण रुक गया। उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरा उठी। आचार्य ने चिंताग्रस्त होते हुए बताया, वो बात कर रही थी उस खून की कुषाण, वो खून जो समय के उस छोर पर श्रापित है, जो लाल रानी के फिर से लौटाने का जरिया बनेगा। वो खून जिसमें चांडाल आत्माएं रह पाएंगी, काली शक्तियां जिसके शरीर का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देगी, जो भावनगर की सूरत हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। वो खून भावनगर में आ गया है कुषाण, और उसे कमजोर करने के लिए ही हमने लाल रानी को आग के हवाले किया है, ताकि उसका ये दूसरा रूप, वो खतरा कमजोर पड़ जाए। लाल रानी के जलने के निशान उसके शरीर पर न भी दिखे तो कम से कम उसका तपकर लाल पड़ा शरीर देख हम उस शख्स को पहचान पाएं। वो जिस लिए भी यहाँ पर मौजूद है, वो करने से हम उसे रोक पाएं। आचार्य आग्नेय के सोचे अनुसार सचमुच वो खून तड़प रहा था। श्रावणी की घबराहट की वजह, उसकी तड़प की वजह योगी अमृत का वो प्रयोग नहीं, बल्कि आचार्य आग्नेय की ये आगजनी थी। लाल रानी दरवाजे के पीछे तड़प तड़प कर जलते हुए राय बहादुर से नहीं, श्रावणी से उसकी आजादी की गुहार लगा रही थी। ले चलो मुझे यहाँ से, बचाओ बचाओ। और यहाँ श्रावणी का शरीर बिल्कुल आचार्य आग्नेय के कहे अनुसार तप कर लाल हो चुका था। ठंडी शाम में आग सा जलता उसका बेकाबू कांपता शरीर चट्टान से फिसलने लगा। श्रावणी को अपनी मौत ठीक अपनी नजरों के सामने दिख रही थी। श्रावणी ध्यान में बैठे राय बहादुर को पुकारने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे पहले ही उसका शरीर चट्टान से फिसल पड़ा। श्रावणी जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी
हवा में बहती एक सुनहरी रोशनी ने श्रावणी को जैसे हवा में ही थाम लिया। श्रावणी के आसपास इस सुनहरी रोशनी ने एक कवच सा बनाते हुए धीमे धीमे उसे जमीन पर उतार दिया। श्रावणी हैरान थी। सुनहरी रोशनी किसी चंचल हिरण की आकृति में ढल अब श्रावणी की तरफ ध्यान से देख रही थी। श्रावणी के दर्द में तड़प रही शरीर को वो सूंघने लगी। श्रावणी अब भी तड़प रही थी, जिस पर सुनहरे हिरण ने श्रावणी के सिर को अपने मुंह से सहलाया और अगले ही पल श्रावणी की सारी घबराहट गायब हो गई। उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था। उसका रंग रूप अब पहले से अधिक निखर गया था। लाल धोती पर लाल ही दुपट्टे से ढकी श्रावणी के सिर पर अब सोने का ताज था। उसका चेहरा, उसका शरीर किसी राजकुमारी सा सजा संवरा था। श्रावणी खुद अपने आप को देख हैरान थी। उसे लगा ये सब राय बहादुर का किया धरा है, क्योंकि उसने ऐसी सुनहरी शक्तियां राय बहादुर के आसपास देखी थीं। मगर चट्टान की दूसरी तरफ राय बहादुर अब भी अपनी ध्यान साधना में डूबे थे। वहीं सुनहरा हिरण अब अपना रूप बदल एक बड़े सुनहरे पक्षी के रूप में श्रावणी के सामने पंख फैलाए खड़ा हो गया। उसकी आंखों से साफ था कि वो श्रावणी को उस पर बैठने के लिए आग्रह कर रहा है। श्रावणी को नहीं पता था कि राय बहादुर अपनी शक्ति से इतना सब कर सकते हैं। हैरान और मंत्र मुग्ध श्रावणी यह सोच पंछी पर बैठ गई कि शायद ये पंछी उसे फिर चट्टान पर बैठे राय बहादुर के पास ले जाएगा। श्रावणी के ऊपर बैठते ही पक्षी ने अपने पंख झटके और अब जमीन पर तेजी से दौड़ता हुआ पंख फैलाए आसमान की ओर बढ़ चला। श्रावणी पहले घबराई, मगर बाद में उसे भी जमीन से इतना ऊपर उड़ते हुए मजा आने लगा। आसमान में बादलों के बीच उड़ती श्रावणी पल भर को भूल गई कि राय बहादुर तो चट्टान पर उस ओर थे। फिर इस पंछी का उसे आसमान की ऊंचाइयों पर लाने का क्या अर्थ था? पर शायद हो सकता है राय बहादुर श्रावणी को खुश देख उसे आसमान की सैर करवा रहे हो। यही सोच श्रावणी हवा में उड़ती हुई नीचे जमीन को देखती। झील, तालाब, पर्वत, जंगल के ऊपर से उड़ती हुई खुशी से चिल्लाने लगी। श्रावणी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सफेद रुई से फैले बादल, ये सागर सा फैला आसमान, दूध की बर्फी सा चांद, ये टिमटिमाते तारों का बागान, काली अंधेरी रात में फैले सुनहरी रोशनी के वो पंख और उन पर खुशी से बैठी श्रावणी के लिए जैसे ये सब कुछ एक सपना था। बुरे सपनों के बीच वो लम्हा जिसे वो और जीना चाहती थी। उन बुरी आत्माओं से दूर, लोगों, गांव, परेशानियों से दूर, वो बस उड़ना चाहती थी। तभी इधर चट्टानों के बीच हवा से 2 फुट ऊपर ध्यान में बैठे राय बहादुर का ध्यान टूटा। उनके शरीर से निकल रही अनेक रोशनियां धीरे धीरे शांत होने लगीं और धीमे से जमीन पर कदम रख उन्होंने अपने आसपास देखा, जैसे वो कुछ खोज रहे हों, ढूंढ रहे हों। श्रावणी, कहाँ गई ये लड़की? राय बहादुर ने श्रावणी को पुकारा, मगर श्रावणी आसपास कहीं भी नहीं थी। राय बहादुर ने हर ओर ढूंढा। श्रावणी, श्रावणी, कहाँ हो तुम? हर ओर पुकारा, पर श्रावणी कहीं भी नहीं थी। राय बहादुर परेशान हो उठे। वहीं इस बात से बेखबर कि जिस सुनहरी रोशनी पर बैठी वो हवा में खुशी से उड़ रही है, वो राय बहादुर की नहीं है। श्रावणी राय बहादुर से कोसों दूर जा रही थी। श्रावणी ने देखा नीचे जगमगाता हुआ एक राज्य है। हर ओर उजाला, ऊंची महल नुमा इमारतें, राज्य के बीचों बीच एक सुंदर झील, ठंडी हवा और शांत वातावरण। श्रावणी की आंखें खुशी से चमक उठीं। शायद राय बहादुर ने अपने जादू से इस जगह का पता लगा मुझे यहाँ इस पक्षी के साथ भेजा है, पर वो खुद कहाँ है? पक्षी? श्रावणी ने इस बड़े से जादुई पक्षी को सहलाते हुए पूछा, राय बहादुर कहाँ है? मगर पक्षी बिना कोई जवाब दिए उड़ता रहा। श्रावणी अब कुछ कुछ असहज होने लगी थी। पक्षी श्रावणी को उस राज्य में ले जाने की बजाय एक पहाड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? श्रावणी ने परेशान हो कहा।
मगर इस पर भी पक्षी का कोई जवाब नहीं आया। वो जगमगाता राज्य अब पीछे छूट रहा था। मुझे नीचे उतारो, राय बहादुर कहाँ है? श्रावणी के मन में अब बुरी आशंकाओं और सवालों के बवंडर उठने लगे। पर वो सुनहरा पक्षी बिना कुछ कहे सुने उड़ता जा रहा था। श्रावणी की परेशानी अब डर में बदलने लगी। मैंने कहा नीचे उतारो, मुझे उतारो, राय बहादुर, राय बहादुर। इधर चट्टानों के इर्द गिर्द हर ओर श्रावणी को ढूंढते राय बहादुर श्रावणी को पुकार रहे थे। श्रावणी कहाँ हो तुम? श्रावणी! कहाँ ले जा रहा है श्रावणी को ये सुनहरा पक्षी? क्या राय बहादुर कोसों दूर जा चुकी श्रावणी को ढूंढ पाएंगे? आखिर क्या है सच लाल रानी का? श्रावणी के उस जिंदा उबलते खून का क्या करेगी रानू? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।